हाय गाइस, मैं रियाज अली साहिल अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लासेस के ज़रिए आप लोगों को क्लास 8th का एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग केयरफुली ध्यान से देखेंगे तो ये लेसन पूरा समझ में भी आएगा। चूँकि नाम ही है क्लियर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब हुआ कि क्रॉप को हम लोग उगाते कैसे हैं, क्रॉप को कल्टीवेट कैसे करते हैं। तो यानी फसल को लगाने से लेके उसके कटाई तक के समय के जो भी हमको उसके बारे में करना होता है, उसी चीज़ों को हमको इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट टर्म जो आता है वह होता है क्रॉप। तो क्रॉप किसे कहते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं तो जान लीजिए क्रॉप किसे कहते हैं। प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। मीन्स एक ही तरह के पौधे को किसी खास जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो अप कराना क्रॉप कहलाता है। तो क्रॉप तो समझ गए। क्रॉप का अब एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। क्रॉप का एग्जाम्पल की ओर देखते हैं तो सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप। सीरियल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स। अब कहा जाता है कि एग्जाम्पल हम लोग सीरियल्स का दिए तो सीरियल्स किसे कहते हैं, तो सीरियल्स किसे कहते हैं तो सीरियल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं एक तरह के घास। एक सीरियल इज अ टाइप ऑफ ग्रास which is used for its grains. सीरियल इज अ टाइप ऑफ ग्रास विच इज यूज्ड फॉर इट्स ग्रेन। तो आप लोग जानें कि सीरियल एक ग्रास का टाइप है जिसको कि इसके ग्रेन्स के लिए उगाया जाता है। तो सीरियल्स भी जान लिए। अब इसका एग्जाम्पल में देखें तो बस वही हो गया, व्हीट, पैडी, राइस, पल्सेस, ये सब हो गया। राई जो ग्रेन देंगे वही सीरियल्स हैं। वेजिटेबल्स इससे टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग समझे कि सीरियल किसे कहा। तो अब देखिए अपने इंडिया में डिफरेंट तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है। इंडिया कंट्री में द कंट्री इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ अनेकों धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अनेकों त्यौहार एक साथ मनाते हैं, अनेकों तरह के पोशाक पहनते हैं। यहाँ सबके साथ साथ यहाँ अनेकों तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन भी पाया जाता है। इंडिया में कहीं गर्मी पाया जाता है, कहीं ठंडी पाया जाता है। ऐसा अपने इंडिया इतना लकी कंट्री है जहाँ सब सारे मौसम पाए जाते हैं। तो सारे मौसम के कारण, सारे जलवायु के कारण यहाँ जो क्रॉप लगते होंगे तो विंटर में लगने वाले क्रॉप अलग होते होंगे, समर में लगने वाले क्रॉप अलग होते हैं, रेनी में लगने वाले अलग होते होंगे। इसी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन of our India, crop are mainly divided into two parts. First one is Kharif crop and second one is Rabi crop. खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पहले तो बोला प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। ये देखा एग्जाम्पल में सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये देखा। अब इसके बाद सीरियल्स। अ सीरियल इज अ टाइप ऑफ ग्रास विच इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स इडिबल ग्रेन। अपने खाने योग्य ग्रेन को पाने के लिए जिनको हम लोग ग्रो अप कराते हैं उन्हें सीरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में पैडी, राइस, व्हीट, मेज, ओट्स एटसेट्रा। अब आगे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, क्रॉप इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। और वो कौन कौन से ग्रुप हैं तो पहला ग्रुप हुआ वो खरीफ क्रॉप और दूसरा जो हुआ रबी क्रॉप। यानी कि ब्रॉडली क्रॉप को दो भागों में बांटा गया, पहला खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं तो द क्रॉप विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। द क्रॉप विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन जून टू सेप्टेम्बर, दैट्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अब हम लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जून से सितंबर का जो मंथ होता है वह रेनी सीजन होता है।
यानी कि रेनी सीजन में ग्रो अप कराए गए क्रॉप को हम लोग रेनी क्रॉप भी कहते हैं। रेनी क्रॉप के साथ साथ इसे खरीफ क्रॉप भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस क्रॉप को ग्रो अप होने के लिए वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। राइस, मेज, ग्राउंड नट एंड पल्सेस। राइस, मेज, ग्राउंड नट एंड पल्सेस आर द क्रॉप विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड फ्रॉम जून टू सितंबर। इसीलिए इन्हें खरीफ क्रॉप या विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा टाइप, वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसे कहा? तो दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन अक्टूबर टू मार्च। दोज क्रॉप विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन अक्टूबर टू मार्च। वैसे क्रॉप जिनको कि हम लोग अक्टूबर से मार्च के बीच में ग्रो अप कराते हैं और उसे कल्टीवेट करते हैं, तो ऐसे क्रॉप को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप हम लोग क्लियर जाने कि अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो अक्टूबर से मार्च तक के बीच का जो टाइमिंग है, अक्टूबर से मार्च के बीच का जो टाइमिंग है वो तो ठंड का मौसम होता है, विंटर का मौसम होता है, इसलिए इसे विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। यानी कि रबी क्रॉप आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। और विंटर क्रॉप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो विंटर में कौन कौन से क्रॉप ग्रो अप कराए जाते हैं? तो विंटर में ग्रो अप कराने वाले क्रॉप हैं वीट, मस्टर्ड आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। वीट, मस्टर्ड, बार्ली, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। अब वीट और मस्टर्ड आप लोग देखे होंगे जाड़े के दिनों में, जहाँ भी खेत जिनका होगा वो देखते होंगे, खेती होती होगी तो, कि जहाँ वीट लगाया जाता है, गेहूँ लगाया जाता है, वहाँ साथ ही साथ गेहूं के साथ सरसों भी बोया जाता है। यानी कि गेहूं और सरसों विंटर में ही ग्रो अप कराए जाते हैं, इसलिए इन्हें विंटर क्रॉप भी कहते हैं। तो इतना बात तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए क्रॉप कितने हुए ये आप लोग डिटेल्स में जान लिए। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ेंगे कि किसी भी क्रॉप को ग्रो अप कराने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस चाहिए, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चाहिए, क्या क्या व्यवस्था करेंगे ताकि हमारा क्रॉप ग्रो अप करेगा। अब हमें ये पढ़ना है। अभी हम लोगों ने क्रॉप के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद क्रॉप को ग्रो अप कराने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। तो पहला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब किसी भी क्रॉप को ग्रो अप कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो करना पड़ता है उसी को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स several activities over a period of time. It is called agriculture practices. Cultivation of crops involves several activities over a period of time, that is called agriculture practices कहते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या करना पड़ता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है क्रॉप को ग्रो अप कराने के लिए हम कौन कौन सा स्टेप ले रहे हैं, उन तमाम स्टेप्स को ही कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है। चलिए, अगर कोई गांव से बिलोंग करता होगा तो वो जानता होगा कि खेती कैसे की जाती है। खेती कैसे की जाती है तो आप लोग क्लियर जानते होंगे कि खेती करने के लिए सबसे पहले खेतों को जोता जाता होगा, प्लाइंग किया जाता होगा। प्लाइंग मतलब टिलिंग जुताई। तो खेतों को जोता जाता होगा। सब पहले कॉमनली एक साथ जाने, खेतों को जोता जाता है, उसे बराबर किया जाता है, मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें मैन्योर भी डालते हैं, समय पे इरिगेशन भी करते हैं, सिंचाई भी करते हैं। उसको मैन्योर यानी कि खाद या फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक उसमें भी डालते हैं। फिर उसको वीड से, खरपतवार या फिर इंसेक्ट्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट करते हैं।
और फिर उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। फसल जब मैच्योर हो जाता है तो उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको अंत प्रोसेस जो होता है उसको, जिसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए, तो उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद लास्ट में ले जाके हम लोग उसे क्या करते हैं, उसे स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ तक जो हम लोग पॉइंट देखे वो ध्यान दे दें। व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। नाउ सी दोज ऑल सेवरल एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी का को उस क्रॉप के ग्रोइंग के लिए सही बनाना। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड वन है सोइंग ऑफ सीड्स, मिट्टी में बीजों का बोना। दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मिट्टी में खाद या फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को डालना। उसके बाद जब इतना होगा तो इरिगेशन होगा। उसके बाद क्रॉप को हम लोग को वीड्स से या इंसेक्ट से बचाने का, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट्स। इसके बाद प्रोसेस होता है जब मैच्योर हो जाने पर क्रॉप को क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके लिए जगह जगह अनेकों स्टेट में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं जिन्हें हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं, जैसे कि पोंगल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। चलिए उसके बाद जब सब ओवर हो जाता है तब हम अपने क्रॉप को जो मैच्योर हुआ है, जिसे हार्वेस्ट कर ली है, उसे स्टोर करके हम उसे सही तरीके से रखते हैं। चाहे वह हम अपने घरों में रखें, चाहे वह गोडाउन में रखें। तो इसी पॉइंट्स को हमने अब बारी बारी से पढ़ना है। अब इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोग को बारी बारी से स्टडी करना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं तो जानिए। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला पॉइंट है वह है टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग मतलब प्लोइंग मतलब जुताई, खेतों का जोतना। तो ये किसे कहते हैं ये तो जानिए, द loosening and turning of the soil. The loosening and the turning of soil is called tilling or plowing. The loosening and turning of the soil is called टीलिंग या प्लाइंग। लूजनिंग मतलब टर्निंग क्या, जब हम लोग खेतों को जोतते हैं तो प्लाव का इस्तेमाल करते हैं। प्लाव क्या करता है, मिट्टी को फाड़ते चला जाता है। अब जब मिट्टी को फाड़ते चला जाता है तो मिट्टी को क्या हो गया, टर्न हो गया। जो अपर वाला पार्ट था वो नीचे आ गया, जो नीचे वाला पार्ट था वह ऊपर चला गया। और उसके बाद ऐसा करने के बाद उसको लेवलिंग भी किया जाता है। बड़े बड़े जो क्रैब्स होते हैं उसको तोड़ा जाता है, जिसे आम भाषा में ढेला कहते हैं, उसे तोड़ा जाता है और उसको तोड़ के बराबर किया जाता है। उसके बाद लेवलर मतलब होता है कि जो मिट्टी को लेवल करता है, बराबर करता है, उससे बराबर भी किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से सॉइल जो होता है वह सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट हो जाने की वजह से सॉइल के बीच में जो होता है वो गैपिंग क्रिएट हो जाता है। अब वो गैपिंग क्रिएट हो जाता है तो उसमें एयर आसानी से जा सकता है, इसीलिए प्लॉइंग या टीलिंग जरूरी है। अब इसका पॉइंट देखें क्या क्या कहता है। तो पॉइंट में देखें कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग। मतलब मिट्टी को टर्न करना और उसे लूज करने के प्रोसेस को ही प्लॉइंग और टीलिंग कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, तो फायदा देखें क्यों किया जाता है। अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीपली इन द सॉइल। ऐसा करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाने के कारण जो हम लोग सीड ग्रो अप कराते हैं, सीड डालते हैं, बोते हैं, उसमें सीड से जो रूट निकलता है वो आसानी से नीचे डीप तक पेनिट्रेट हो जाए, घुसता चला जाए। इसलिए इसको पहला फायदा है कि सीड आसानी से पेनिट्रेट कर सके सॉइल को, इसलिए ये टीलिंग किया जाता है और सॉइल को सॉफ्ट बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजीली। पहले ही बताए हैं आपको कि जब सॉइल के बीच में गैपिंग होगा तो उसमें के अंदर के क्रॉप जो सीड्स हैं वो आसानी से ब्रेथ कर सकते हैं। सीड्स को भी जीने के लिए ब्रेथिंग की ज़रूरत है, तो ब्रेथ के लिए उसे एयर चाहिए। और वो एयर कैसे अवेलेबल होगा, तो जब उसके अंदर सॉइल के अंदर एयर जाने लायक कंडीशन रहेगा तब ना। तो जब सॉइल सॉफ्ट होता है तो उसके अंदर एयर आसानी से जाता है। इस तरह क्या पता चला कि सॉफ्ट सॉइल की वजह से इट अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजीली।
रूट को आसानी से ब्रेथ करने में हेल्प कराता है। अब अगला पॉइंट है हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं वह सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सॉइल सॉफ्ट नहीं होगा तो उसमें पाए जाने वाले अर्थवर्म या माइक्रोब्स हैं वो ब्रेथिंग नहीं कर पाएंगे। जब वो ब्रेथिंग नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो डेथ हो जाएंगे। और जब उनका डेथ ही हो जाएगा तो फिर वो जो एवेबिलिटी की बात है, जो फर्टाइल बनाने की बात है, वो कम हो जाएगी। इसीलिए इसको सॉफ्ट होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि मेन पॉइंट क्या है इस टिलिंग या प्लॉइंग का, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तो ये मेन पॉइंट जो है वह है कि लूजनिंग एंड टर्निंग करने से जो रूट, जो सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, अगर वो सॉइल के नीचे लेयर में है, अगर जैसे ही हम टर्न करते हैं तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वह टॉप पे आ जाएगा। और जब टॉप पे आ जाएगा तो वह क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप लोग को समझ में आया होगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पहला पॉइंट हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद दूसरा पॉइंट जो होता है वह है सोइंग। सोइंग पर ही सारा चीज़ डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि जो बोएंगे वो काटेंगे, यानी काटने के लिए बोना ज़रूरी है। अब बोने को ही तो कहते हैं सोइंग। तो सोइंग करेंगे तो हम लोग क्रॉप को काटेंगे, कल्टीवेट करेंगे। तो सोइंग के लिए ये भी हम लोग जानते हैं कि यदि जैसा हम लोग कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो इसके लिए स्पष्ट है कि जो हम लोग क्रॉप ग्रो अप कराना चाहते हैं उसका क्वालिटी जो है वह सीड से ही ग्रो अप करेगा। तो सीड को ही हम लोग सोइंग करेंगे तो सीड जो होना चाहिए वह हमारा जो सीड होता है वह बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स जो रहेंगे उन्हीं से हम लोग बेस्ट क्रॉप की उम्मीद कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो है सोइंग। अब सोइंग के लिए अनेक, पहले तो ट्रेडिशनल मेथड थे, तो ट्रेडिशनल मेथड में पारंपरिक जो विधि था सोइंग का, वो हम लोग क्या करते थे कि हल चलाते थे, हल के बीच में हल चलता जाता था, जो गैपिंग होता था उसके बीच में सीड्स डाल देते थे। इस तरह हम लोग सोइंग करते थे। लेकिन आज के तरीके में एडवांस वे आ गया है। अब एडवांस्ड वे में आ जाता है तो कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेटर मीन्स ट्रैक्टर। तो आजकल ट्रैक्टर के जरिए ऐसा विधि व्यवस्था है जिसमें हम लोग उसमें सीड डाल देते हैं और वह सीड को प्रॉपर डिस्टेंस पर अपने आप खेत की प्लॉइंग के साथ साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते चला जाता है, डालते चला जाता है सीड को। इस तरह से जो क्रॉप होते हैं वो सीड्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे, फिक्स दूरी पे आराम से ग्रो अप करते हैं, ताकि वो अगर फिक्स दूरी एक पास रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स बराबर रूप से सीड को नहीं मिलेगा। इसीलिए गैपिंग पे वो कल्टीवेटर उसे लगाता है और इस तरह से अच्छे तरीके से सोइंग हो जाता है। और अच्छे तरीके से यदि सोइंग हो गया तो क्रॉप के डेवलपमेंट, क्रॉप के ग्रोथ में भी हेल्प रहता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि दूसरा जो प्रोसेस था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का वो सोइंग। तो हमको लगा कि आप लोग सोइंग भी समझे होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़े, उसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़े, फिर सोइंग पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो पहले ये जानना है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? तो द सब्सटेंस which is added to the soil as a nutrients, the substance which is added to the soil as a nutrients for the better growth of plants are called manure और fertilizer। वैसे सब्सटेंस जिसको सॉइल में हम लोग ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, सॉइल को भी भोजन की ज़रूरत होती है, तो सॉइल के भोजन को ही कहते हैं हम लोग क्या? मैन्योर या न्यूट्रिएंट्स। तो द सब्सटेंस विच इज एडेड टू द सॉइल एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर कहलाया कि सॉइल में जिन चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, जिसके कारण किसी प्लांट का बेटर ग्रोथ होता है, उसे ही हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइज़र, मैन्योर मीन्स खाद और फर्टिलाइज़र मीन्स उर्वरक
कहते हैं। अब इसके बाद होता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। तो मैन्योर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हम मैनुअली तैयार करते हैं अपने फील्ड में जैसे गोबर वगैरह होता है, इसको हम लोग फैक्ट्री में तैयार नहीं करते हैं, बल्कि काऊ डंग मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स या से ही हम लोग पाते हैं। किसी चीज़ के सड़ गल जाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट्स को, वही मैन्योर कहलाता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। वहीं फर्टिलाइज़र जो होता है उन्हें फैक्ट्री में बनाना पड़ता है और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर अगर सॉइल में ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये उसे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा डाल दिया जाएगा तो वो फसलों को, क्रॉप को, प्लांट को जला सकता है। अब इसके बाद मैन्योर जो नेचुरल थिंग है ये हमेशा बेनिफिशियल होता है प्लांट के लिए, और फर्टिलाइज़र ज़रूरत के मुताबिक ही डाला जाना है इसे, क्योंकि एक्सेसिव और लेस ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। अब आइए ज़रा डिफरेंस पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चलिए बेसिकली देखते हैं मैन्योर क्या कहते हैं। तो इट इज ए डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज ए डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डीकम्पोजिशन के कारण, टूटने के कारण जो मटेरियल तैयार होता है वह मैन्योर कहलाता है। वहीं फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तो इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अगला पॉइंट है कि इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। अब आगे है कि मैन्योर जो होता है वह ह्यूमस प्रोवाइड करता है। मैन्योर जो है ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जबकि फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। अब आगे कहता है कि मैन्योर किसे कहते हैं, तो मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट देता है मैन्योर वह लेस देता है। न्यूट्रिएंट तो देता है लेकिन कम देता है। वहीं फर्टिलाइजर जो होता है वह सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट देता है। अगला पॉइंट है कि ये इट इज ऑलवेज यूजफुल फॉर प्लांट। मैन्योर के बारे में क्या कहा, ये हमेशा प्लांट के लिए यूजफुल होता है, चाहे वह लेस क्वांटिटी हो चाहे मोर क्वांटिटी हो। लेकिन फर्टिलाइजर के बारे में कहा कि यह अगर जिसका एक्सेसिव यूज हो गया तो यह नुकसान करता है, यानी कि यह केवल डोज के अनुसार देना पड़ता है। तो यह रहा इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लेकिन एक बात और जाने कि जो मैन्योर है वो हमेशा ही यूजफुल होता है, उसका एडवांटेज कुछ ज़्यादा है। तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम सॉइल में मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो यह सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखता है। यह सॉइल के द्वारा वाटर को होल्ड करने का जो पावर है वो बढ़ाते रहता है। तो ये तो पॉइंट पहला रहा कि एडवांटेज में कि सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ज़्यादा करता है। अब देखिए इसके बाद कहता है कि मैन्योर के इस्तेमाल से क्या होता है, तो हम पहले ही बोले हैं कि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो हमारे क्रॉप के लिए और सॉइल के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो यह मैन्योर जो है, मैन्योर का इस्तेमाल हमारे सॉइल में पाए जाने वाले फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रोब्स हैं, उनके लिए ये बेहतर होते हैं। फ्रेंडली माइक्रोब्स के लिए ये बेहतर होते हैं मैन्योर का इस्तेमाल। अब आगे पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि यह मैन्योर जो है, मैन्योर क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के रूपरेखा को सही बनाए रखता है, सॉइल को टेक्सचर को सही रूप से किए रहता है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में और भी पॉइंट्स पढ़े। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इरिगेशन। तो इरिगेशन को पढ़ना है। इरिगेशन मीन्स होता है सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर, तो क्या कहेंगे व्हाट इज इरिगेशन, तो डेफिनेशन देंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। The supply of water to the crop at a different time intervals is known as irrigation. क्रॉप को डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, अलग अलग समय पे, समय अनुसार वाटरिंग करना कहलाता है क्या, इरिगेशन या सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं, फसलों को अलग अलग समय अंतराल पर उनको पानी देने के प्रक्रिया को ही इरिगेशन कहते हैं।
इरिगेशन के सोर्सेस क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन? सिंचाई के स्रोत क्या हैं? तो सिंचाई के स्रोत जो हो गए, वेल हो गया, कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ट्यूबवेल मतलब कल, चापाकल, फिर से पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड मीन्स तालाब, लेक मीन्स झील, कैनाल मीन्स नहर, ये सब जो हो गए सोर्स, दे आर द डैम हो गए, बांध हो गए, ये सब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आप समझ लिए। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन एक बार ध्यान से देखिए यहाँ, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट वन हुआ वेल, कुआं, सेकेंड वन हो गया ट्यूबवेल, ट्यूबवेल मतलब चापाकल, थर्ड वन हो गया पॉन्ड्स मतलब तालाब, फोर्थ वन हो गया लेक्स मतलब झील, फोर्थ वन हो गया डैम्स मतलब बांध, और छठा हो गया कैनाल यानी कि नहर। ये हो गया, दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब इसके बाद होता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब पारंपरिक जो विधि था इरिगेशन का, वह था मोट था, चेन पंप था, भेकली था, रेहट था, ये सब जो मेथड्स थे, इनके जरिए इरिगेशन होता था। तो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। अब आज के दौर में कई तरीके के सिस्टम्स आ गए हैं इरिगेशन के, जैसे ड्रिफ्टिंग सिस्टम हो गया। जैसे कि कई जगह पे क्या होता है कि पानी की कमी होती है, कई जगह पानी की कमी होती है, तो ऐसा व्यवस्था किया जाता है जहाँ से पानी को बचाना भी है और कम से कम पानी के यूज करके हम इरिगेशन कर लें। तो उसी का एक मेथड है ड्रिफ्टिंग मेथड, और उसी का एक मेथड है स्प्रिंकल मेथड। तो स्प्रिंकल में क्या होता है? स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है कि जगह जगह पाइप लगे हुए होते हैं फील्ड में, और उस पाइप में जगह जगह झरना की तरह बनाया रहता है। जब मोटर ऑन किया जाता है तो उसमें से बारिश की तरह बूंदें निकलती हैं और वो क्रॉप पर पड़ते हैं। इस तरह क्रॉप के सारे पडली, प्लांट, रूट सब पर पड़ता है। तो इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड मतलब स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना या छिड़काव। अब स्प्रिंकल मेथड तो आप जान गए। अब इसके बाद ड्रिफ्टिंग क्या कहलाता है? यह वाटर को सेव करने का सबसे अच्छा मेथड ऑफ इरिगेशन है, वो है ड्रिफ्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, पाइप लगे हुए होते हैं क्यारी में, और उस पाइप में से हर प्लांट के रूट के पास एक पाइप लगा होता है, जो पाइप जाके उतना ही पानी देगा जितना उस प्लांट को ज़रूरत है। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं ड्रिफ्टिंग सिस्टम। ड्रिफ्टिंग सिस्टम से कभी भी वाटर का लॉस नहीं होता है। तो दीज आर द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन भी क्या, सिंचाई भी क्या हुआ, आप समझे? अब हम लोग को अगला पॉइंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पढ़ना है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स और इंसेक्ट्स। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले वीड्स किसे कहते हैं ये जानना होगा। तो वीड्स क्या है? तो वीड्स के बारे में कहेंगे कि दोज प्लांट्स विच आर ग्रोन विथ आवर क्रॉप्स नेचुरली, which are not grown by our own desire, that are known as weeds. Means those unwanted plants which are grown with our crops naturally, that are known as weeds. वीड्स किसे कहा ये समझ लिए कि हमारे क्रॉप के साथ, हमारे फसलों के साथ जो हम लोग बिना मतलब के पौधे जो उग जाते हैं, जिनको कि हमें हटाना पड़ता है, उन प्लांट्स को ही कहते हैं वीड्स। अब वीड्स को हटाना जरूरी है। तो वीड्स को हटाने के दो तरीके हैं। एक होता है वीड्स। तो वीड्स को हटाने का तरीका है वीडिसाइड्स का यूज करना। वीडिसाइड्स किसे कहते हैं? वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट, और साइड्स मीन्स होता है किलर, अर्थात वीडिसाइड्स का मतलब होगा अनवांटेड प्लांट्स किलर। समझ में आया? अब इसके बाद होता है प्लांट को खतरा होता है पेस्ट से, वर्म से। प्लांट को खतरा होता है इंसेक्ट से भी। तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम जिस का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं
इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट को मारने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो वीड्स को मारने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे कहते हैं वीडिसाइड्स। उसका एग्जांपल भी है 2,4-D इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर किलिंग द अनवांटेड प्लांट्स। तो अब देखें कि पेस्टिसाइड्स किसे कहा? पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को मारने वाले, इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाले। तो वीड्स को, पेस्ट को और इंसेक्ट्स को मारकर हम अपने फसलों को इनसे सेव कर सकते हैं। अब ये रहा पॉइंट। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट होता है जिसके लिए ये सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया गया, वह पॉइंट है हार्वेस्टिंग किसे कहा? इंतज़ार किया, सॉइल को प्रिपेयर किया, सोइंग के बाद हमने उसमें फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड किया, उसको टाइम से इरिगेशन भी किया, सिंचाई भी किया। उसके बाद उसका प्रॉपर वे में हम लोगों ने पेस्ट से, इंसेक्ट से, वीड्स से प्रोटेक्शन भी किया। अब ऐसा क्यों किया? ताकि हम लोग ग्रेन ले सकें। तो अब ये पॉइंट है कि अब ये क्रॉप हमारा, अब जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो चुका है तो इसको हम लोग को क्या करना है? कल्टीवेशन करना है, कटाई करना है, हार्वेस्टिंग करना है। तो हार्वेस्टिंग किसे कहा? द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग किसे कहा? क्लियर हुआ? फसलों को पक जाने के बाद काटने के प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के मौके पर बहुत सारे स्टेट्स में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल मनाया जाता है, जैसे कि बिहू मनाया जाता है। ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। ये तो आप लोग समझे हार्वेस्टिंग किसे कहा। अब इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग का ही एक टॉपिक है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग देखे होंगे कि थ्रेसर का इस्तेमाल हो रहा था। किस लिए? तो वीट ग्रेन को इसके चैप्स से अलग करने का हम लोग थ्रेसर देखे होंगे, जहाँ वीट को भूसा से अलग किया जाता है। तो अब देखें थ्रेसिंग किसे कहा। तो थ्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम इट्स चैप्स से मतलब प्लांट से इसके ग्रेन को अलग करने के प्रोसेस को ही कहते हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग किसे कहा ये भी आप लोग समझे। थ्रेसिंग किसे कहा समझे ना, कि द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम इट्स चैप्स इज नोन एज थ्रेसिंग। अब इसके बाद आता है पॉइंट स्टोरेज। तो स्टोरेज किसे कहा? ये सारा काम जिसके लिए हुआ, जब तक हमारा ग्रेन हमारे घर तक नहीं आता है तब तक हम समझते नहीं है कि हमारा ग्रेन सुरक्षित है। क्योंकि अगर हमारा वीट काट के अगर फील्ड्स में है, अगर बारिश हो जाए तो उसका डैमेज हो सकता है वो, इसलिए उसको डैमेज होने से बचने के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके तो वो ग्रेन हमारे घर तक आ जाए। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, वो है स्टोरेज, जिसके लिए सारा कार्यक्रम हुआ। तो स्टोरेज किसे कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ऑफ ग्रेन्स इन सेफ वेज एट आवर होम्स और इन गोडाउन्स, दैट इज नोन एज स्टोरेज किसे कहा? तो ग्रेन्स को सही और सुरक्षित तरीके से अपने घरों में रखने, चाहे वो बैग हो चाहे किसी भी चीज़ में रखने के प्रोसेस को ही कहते हैं क्या? स्टोरेज। अब स्टोरेज करने के लिए हम लोग अपने घरों में देखते हैं क्या कि घरों में रखते हैं, अगर वीट को रखते हैं तो ज़्यादा दिन रखने से वीट खराब भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वीट में या ग्रेन्स में हम लोग नीम का पत्ता, सूखा हुआ पत्ता डाल देते हैं। तो उसके वजह से उसमें सड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, अर्थात जो हमारे इनेमी माइक्रोब्स हैं उसमें ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। नीम के पत्ते में ऐसा मेरिट होता है। स्टोरेज करने से पहले जो सबसे मेन बात होता है वह होता है क्या, कि जिस ग्रेन को हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं वो ग्रेन होना चाहिए पूरा ड्राई अप। कैसा होना चाहिए? पूरा सूखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर वही चीज़ें स्पॉइल होती हैं जो वेटेड होती हैं, गीला होती हैं। तो
सूखे चीज़ स्पॉयल जल्दी नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग को ग्रेन्स को जब स्टोर करना है तो ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वो सूख जाए। तो पूरी तरह से सुखा के ही हम उसे स्टोर करते हैं। ये रहा पॉइंट किसका, स्टोरेज का। अब स्टोरेज के बाद यहाँ तक तो हम लोग क्लियर समझे। अब एक थोड़ी सी पॉइंट यही रही बताया। अब एक छोटी सी पॉइंट ये है कि अगर हम लोग का क्लास 8th का ये चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आप लोग को समझ में आया हो तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे तो जिन बच्चों को तक ये लॉकडाउन में कोई जानकारी नहीं पहुंच रही है उन तक ये पहुंचेगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होके, बहुत अच्छा लगा आज बता के। और क्लास 8th का साइंस हमने पढ़ा। हर क्लास का साइंस का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग का साथ चाहिए। हमारा गिफ्ट वही है कि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जान जाएंगे। हम समझ भी जाएंगे कि हमारा मेहनत किया हुआ सफल हुआ। ओके गाइज, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।